नमस्कार दोस्तों, सभी एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड्स का लक्ष्मी सूत्रम एस्ट्रो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक टॉपिक लेकर आए हैं, अस्त ग्रह। जब भी हम कुंडली को देखते हैं तो कुंडली में दो या तीन चीज़ों पर सबसे पहले ध्यान जाता है, या हम किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो वो दो तीन बातें बोलता है जिन्हें समझना बहुत ज़रूरी है कि आपका ये ग्रह वक्री है या रेट्रोग्रेड है, ग्रह नीच का है, डेबिलिटेटेड है, या उच्च का है, एक्सोल्टेड है। और तीसरी भी बात आती है कि आपका ये ग्रह अस्त है या कंबस्टेड है। आज मैं बात करने वाला हूँ, यदि आपकी कुंडली के में कोई भी ग्रह यदि अस्त है तो हम क्या करेंगे, उसके क्या उपाय होंगे और उसके क्या असर होंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अस्त ग्रह का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, हमें मालूम है कि सूर्य या सन की बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, गर्मी होती है। सभी प्लेनेट सूर्य के चारों तरफ कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। वो एक पर्टिकुलर एंगल पर मूव कर रहे होते हैं सूर्य से। जब कोई भी प्लेनेट सूर्य के नज़दीक आ जाता है तो वो जो भी रेडिएशंस वो प्लेनेट भेज रहा होता है अर्थ पर, वो सूर्य के रेडिएशंस के सामने बेअसर हो जाते हैं। जैसे हम घर के अंदर एक कोई बहुत बड़ा लाइट जला दें, बल्ब जला दें, और उसके पास में एक छोटी सी कोई भी आपकी कैंडल जल रही है तो कैंडल की लाइट का असर खत्म हो जाता है। उसी तरीके से जब भी कोई भी ग्रह सूर्य के पास जाता है तो उसकी जो रेडिएशंस हैं उनका असर खत्म हो जाता है, ऐसा बताया जाता है। मगर मैं इस चीज में पूरी तरीके से बिलीव नहीं करता। सूर्य की लाइट में वो दिखना बंद हो जाता है मगर उसके रेडिएशंस अर्थ पर जरूर आते हैं। हर एक नेटिव को वो अफेक्ट करते हैं। स्टिल में जो आपका कन्वेंशनली जो लोग मानते हैं उसी बात को फोकस करके मैं आगे बताने वाला हूं। इसमें मेरी जो भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो मैं आगे किसी एक वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो वो आपके ऊपर होगा कि आप उसे मेरी बात को मानते हैं या नहीं मानते हैं। अभी जो मैं बता रहा हूँ वो कन्वेंशनल ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर्स जो चीज़ समझाते हैं वो मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा कि अस्त ग्रह का क्या असर होता है और उसके हम कौन से उपाय कर सकते हैं। अस्त ग्रह माना जाता है एस्ट्रोलॉजी में कोई भी यदि सूर्य के बहुत नजदीक आ जाए। तो आप यदि कुंडली में देखना चाहो तो जनरली वही ग्रह अस्त होंगे जिस हाउस के अंदर यदि सूर्य बैठा हुआ है। आपकी कुंडली में आप देख लीजिए, अस्त ग्रह आपको पता करना है। तो सपोज जैसे मैंने यहाँ दूसरे घर के अंदर सूर्य या सन को बिठा दिया। अब दूसरे घर में ही जो प्लेनेट होंगे, या कभी कभी पहले और तीसरे घर में, उससे पिछले और अगले घर में भी जो प्लेनेट है वो भी अस्त हो सकते हैं। एक्चुअल में अस्त का पता करने के लिए हमें दोनों के बीच की डिग्रीज देखनी पड़ती हैं कि सूर्य की डिग्री और उस प्लेनेट की डिग्री क्या है। उन दोनों के बेस पर हम डिसाइड करते हैं वो प्लेनेट अस्त है या नहीं। तो आप लोगों की जानकारी के लिए यहाँ पर ये मैंने एक पीडीएफ आपके सामने लेकर आया हूँ कि कौन सा ग्रह कब अस्त होता है। यदि चंद्रमा सूर्य से 12 डिग्री तक आगे या पीछे है तो अस्त हो जाएगा। मंगल 17 डिग्री आगे या पीछे हो तो भी अस्त हो जाएगा। मरकरी 14 डिग्री आगे या पीछे है तो अस्त हो जाएगा। वीनस मीन शुक्र 10 डिग्री आगे या पीछे है तो अस्त हो जाएगा। गुरु 11 डिग्री आगे या पीछे है तो अस्त हो जाएगा। शनि 15 डिग्री आगे या पीछे है तो अस्त हो जाएगा। बुध और शुक्र जब वो वक्री हो तभी भी अस्त हो जाते हैं। बाकी और कोई सा भी प्लेनेट वक्री होने पर अस्त नहीं हो सकता, क्योंकि और सभी प्लेनेट वक्री होंगे तो वो सूर्य से कम 120 डिग्री दूर होंगे, तो वो अस्त नहीं हो सकते। आपका बुध यदि वक्री होकर भी 12 डिग्री दूर है सूर्य से तभी भी अस्त माना जाता है। शुक्र वक्री होकर यदि सूर्य से 17 डिग्री दूर है तभी अस्त माना जाता है। जिन लोगों का वक्री का मतलब नहीं मालूम है तो उन्हें मैं बता देता हूँ। जनरली कोई भी एक प्लेनेट आपका मूव करता है या चलता है या घूमता है इस तरीके से है, आपका पहले घर से वो दूसरे घर में जाएगा, दूसरे से तीसरे में जाएगा, इस तरीके से चलता है। मगर कभी कभार ड्यू टू रिलेटिव मोशन, आपस में गति में अंतर की वजह से वो हमें ऐसा लगता है जैसे कि वो उल्टी दिशा में चल रहा है,
और वो 12वें घर से, वो लग्न से 12वें घर में और 12वें से 11वें घर में जाता हुआ दिखाई देता है। जबकि कोई भी प्लैनेट दरअसल में कभी भी उल्टी दिशा में नहीं चलता। ये बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसे दो पास वाली आपकी ट्रेन चल रही होती है रेलवे ट्रैक पे साथ साथ में। तो जो ट्रेन फास्ट होती है और दोनों ट्रेन एक ही तरफ चल रही हैं, मगर फास्ट ट्रेन आपको आगे जाती हुई दिखाई देगी और जो उसके साइड में स्लो ट्रेन चल रही है वो पीछे जाती हुई दिखाई देती है। तो ऐसी ही वक्री मोशन होती है। वक्री मोशन के अंदर, वक्र ग्रहों की गति के अंदर, वो जो धीमे चल रहा होता है वो पिछली दिशा में जाता हुआ नजर आता है। इसी को हम वक्री मोशन बोलते हैं। अब मैंने आपको दोस्तों ये बता दिया कि कौन सा ग्रह कब कंबस्ट या वक्री माना, वो अस्त माना जाता है। अब यदि कोई भी प्लेनेट अस्त हो गया तो अब हम क्या करें? तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ऐसा माना जाता है कि अस्त ग्रह अपने फल देने में कामयाब नहीं होता। तो अस्त ग्रह यदि फल नहीं देगा तो वो जिन भी ग्रहों का कारक है, तो उन जिन भी घरों का कारक है, भावों का कारक है, वहां के फल मिलना हमें बंद हो जाएंगे। अभी जैसे मैं यह मान लेता हूं कि आपका इस केस में देखिए ये लग्न का कारक आपका बृहस्पति है और 10वें घर का कारक भी है और वो कहीं जाकर अस्त हो गया। तो इसका मतलब है मैं लग्न और 10वें घर से रिलेटेड रिजल्ट नहीं मिलेंगे। 10वां घर का मतलब है प्रोफेशन, व्यवसाय से रिलेटेड, नौकरी से रिलेटेड रिजल्ट नहीं मिलेंगे, मतलब हमें नौकरी में दिक्कत आने वाली है। तो हम इसका क्या उपाय करें? तो दोस्तों, अस्त ग्रह को आप एक कमजोर या लाचार ग्रह समझ सकते हैं। ऐसा ग्रह जिसमें कुछ भी करने की ताकत समाप्त हो चुकी हो, उसकी पूरी ताकत सूर्य छीन लेता है। तो जब उसकी पूरी ताकत छीन ली तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उसको ताकत वापस से लौटाएं। वैदिक रेमेडीज में, वैदिक उपचार के अंदर अस्त ग्रह की ताकत लौटाने के केवल दो तरीके हैं। अस्त ग्रह की ताकत लौटाने का पहला तरीका होता है कि अस्त ग्रह से संबंधित स्टोन धारण कर लें, नग धारण कर लें। नग धारण करने से क्या होगा ये भी मैं यहाँ बता देता हूं। आप मेरे नग या जेम स्टोन से रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कौन सा ग्रह आपका अस्त है, तो आपका नग धारण करना चाहिए। तो नग हम किस तरीके से धारण करने से होगा क्या? जब हम नग धारण कर लेते हैं तो हर एक ग्रह का एक अलग नग है, उसके अंदर उसके रेडिएशंस या ऊर्जा को खींचने की कैपेसिटी या योग्यता बढ़ जाती है। जब हमारी फिंगर के अंदर हम एक नग पहनते हैं किसी भी ग्रह का, अस्त ग्रह का नग पहन रहे हैं, अस्त ग्रह के रेडिएशंस को या उसकी ऊर्जा को सूर्य हम तक नहीं आने देता, नहीं आने देता, कमजोर हो जाती है वो ऊर्जा। तो ऊर्जा को हम अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, आकर्षित करने के लिए जब नग पहनते हैं तो नग वो उस ऊर्जा को हमारी तरफ खींच लेता है और उससे हमारे शरीर के अंदर उस ग्रह से रिलेटेड ऊर्जा आना शुरू हो जाती है और वो कमजोर ग्रह होते हुए भी, अस्त होते हुए भी अपने फल देना शुरू कर देता है। दूसरी जो बात आती है, नग हम पहन सकते हैं यदि अस्त ग्रह है तो, मगर हर एक अस्त ग्रह का नग पहनने से पहले आपको एक ज्योतिष से सलाह ले लेनी चाहिए। या आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं जेम स्टोन से रिलेटेड, उनमें मैंने काफी कोशिश की है कि आप अपने आप भी नग पहन पाए। मगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो नग एकदम से किसी भी अयोग्य ज्योतिष के कहने पर भी, ज्योतिषी के कहने पर भी ना पहने। नग पहनने का नुकसान ज्यादा होता है बजाय फायदे के। तो जानकार व्यक्ति से ही पूछकर अब नग पहने। अब आती है दूसरी बात कि अस्त ग्रह हो गया, तब हमें उसका और क्या उपाय करना है? तो इसका एकमात्र दूसरा उपाय होता है उसके बीज मंत्रों का जाप। अब बीज मंत्रों के भी वीडियो मैंने अपलोड किए हुए हैं, किस ग्रह का कौन सा बीज मंत्र है और कितनी बार आपको जाप करना चाहिए, तो आप उसके सभी ग्रहों के बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ब्रीफ में मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। किसी का यदि चंद्रमा अस्त हो गया तो उसके लिए बीज मंत्र होता है ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः। यदि मंगल अस्त हो जाते हैं
तो वो बीज मंत्रों का जाप कर सकता है। और बीज मंत्रों का जाप दूसरी बात होती है 108 बार आपको करना है। जनरली अलग अलग लोग किसी को दिन में और किसी को रात्रि में जाप करने की सलाह देते हैं, मगर मेरी सलाह जो है वो ये है कि आप कभी भी जाप करें। सारे ग्रह आकाश में हमेशा उपस्थित होते हैं, ऐसा नहीं है कि रात्रि में उपस्थित होते हैं। कुछ को रात्रि में बता दिया जाता है क्योंकि वो आपके रात के टाइम पे स्ट्रांग होते हैं, मगर आप कभी भी जाप कर सकते हो, कोई भी परेशानी नहीं है। मंगल ग्रह के लिए हम करेंगे ओम अंग अंगकाराय नमः। ओम अंग अंगकाराय नमः। बुध ग्रह यदि अस्त हो गए, ज्यादातर कुंडलियों में अस्त मिलते हैं बुध ग्रह, तो हम बोलेंगे ओम बूम बुधाय नमः। बू जो होता है उस पर अंग की मात्रा लगाई, ओम बूम बुधाय नमः। यदि आपके बृहस्पति या गुरुदेव अस्त है, जुपिटर अस्त है, तो उनके लिए हम करेंगे ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः। बृहस्पति है, ब्रह लिखा, उस पर अंग की मात्रा लगाई, ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः। यदि शुक्र आपके अस्त हो जाते हैं तो शु से शुरू होते हैं शुक्र, ओम शूम शुक्राय नमः। ओम शूम शुक्राय नमः। शनि यदि अस्त हो जाते हैं तो ओम शैकोपशं शनेश्वराय नमः। सूर्य अस्त होते ही नहीं है, क्योंकि सूर्य तो बाकी सभी को अस्त करते हैं। राहु केतु को हम इन चीजों के लिए कंसीडर नहीं करते। तो मैंने आपको बीज मंत्र यहाँ पर बताए हैं जिनका आप उपचार कर सकते हो। जो स्टोन और बीज मंत्र से रिलेटेड उपचार में जो लोग बिलीव करते हैं और करना चाहते हैं, तो ऑलरेडी मैंने इन दोनों से रिलेटेड वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। बीज मंत्र का वीडियो आप देख सकते हैं मेरा, और स्टोन से रिलेटेड, नगों से रिलेटेड वीडियो मेरा देख सकते हैं। उसमें उसके बारे में पूरी जानकारी है। किसी साथी को कोई और जानकारी चाहिए तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेज सकता है, तो मैं आपको जानकारी देने की कोशिश करूंगा। आप लोगों को बताइएगा मेरा वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिएगा। आपके सुझावों का हमेशा ही स्वागत है। आप मुझे क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, जिससे कि मैं इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकूं। आप लोगों का एंड तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।